आफ्टरनून एंड शाम की शिफ्ट में जो साथी जुड़े हैं उन सबको ठीक है हैप्पी नवरात्रास। तो हम लोग के सामने आज महाराष्ट्र स्लेट का पेपर है, ठीक है, विच वॉज कंडक्टेड ऑन 7th of April. Okay, so let's look at the questions. It's going to be very important session. So let's start. Okay, जिन क्वेश्चंस में डाउट होगा आई विल लेट यू नो. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया, मैंने कर लिया सॉल्व, तो उसको एक बार देखते हैं हम लोग. ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, Cornelia Sorabji and Sarojini Naidu were prominent poets in public life associated with. ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेना ए. They were associated with women's causes and politics, okay, during British rule. All right, so Cornelia Sorabji के बारे में लिखेंगे first lawyer, first female lawyer of India, first female lawyer of India. और उसके अलावा लिखेंगे इनके बारे में she is also first woman graduate from Bombay University, first woman graduate from Bombay University, woman graduate फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी. ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी. कॉर्नेलिया सोराबजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज अ राइटर. कॉर्नेलिया सोराबजी, ठीक है, पारसी कम्युनिटी से आती है और लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में इनसे आता है क्वेश्चन. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. एडॉप्ट, एडेप्ट एंड एडेप्ट, ये मैं बताते रहूंगा, ये नेट वालों के लिए. ठीक है, द आंसर इज ए, पोस्ट कॉलोनियलिज्म. ठीक है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में अडॉप्ट, अडेप्ट एंड अडेप्ट ये तीन फेजेस बोले गए हैं. तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज अ थियरी इन आवर नेट प्रिपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट रख देंगे. और यहाँ ऑफलाइन में मैं ये संजना आपको दे रहा हूँ होमवर्क. ठीक है, इसको आपको फाइंड आउट करके वी विल आस्क. ओके, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3. हु रोट द बायोग्राफी द ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. इफ यू रिमेंबर, ये मैंने अपने ऑफलाइन ऑनलाइन ग्रुप्स में पूछा था इसी को क्वेश्चन बना के, तो याद रखना राजा राजा राव. इसका आंसर है बी, इसका आंसर है बी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कैटेगरीज. ठीक है, स्पेशली एलटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उत्तराखंड एलटी, द ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. इट इज रिटन बाय राजा राव. ठीक है, इट वॉज रिटन इन द ईयर 1998. ओके, 1998 में रिटन है. और गांधी की जो साउथ अफ्रीकन जो इनकी जो जर्नी थी, या साउथ अफ्रीकन जो उनकी लाइफ थी उस पर बेस्ड है. इट इज बेस्ड ऑन गांधीज साउथ अफ्रीकन लाइफ. जो साउथ अफ्रीका में रहे थे, ये साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीकन उस पे है. और कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म दिखाया इन्होंने. गांधी ने जो द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म उसको फॉलो किया था, और ये है इसके बारे में. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, जॉन ड्राइडन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी. ड्राइडन को कौन रिप्रेजेंट करता है बताओ? यस, वेरी गुड, ड्राइडन इज रिप्रेजेंटेड बाय निएंडर. वेरी गुड, फोर्थ का आंसर हो गया आपका सी. ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इजी क्वेश्चन था, सारे बच्चे देख लेंगे. ड्राइडन का ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी को फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म कहा गया. ठीक है, और ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है. ठीक है, those who are new with us, father of English criticism, ड्राइडन को कहा जाता है. ठीक है, he is also called as father of modern English, father of modern English भी कहते हैं जॉन ड्राइडन को भाई. father of English criticism as well as father of modern English. ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. my mind my soul grows longer than all space. ठीक है, टाइम फाउंडर्स इन दैट वास्टनेस ग्लैड एंड न्यूड. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ठीक है, इसमें बहुत रिसर्च करनी पड़ी मुझे. कोई ट्राई कर रहा है इसका? किसने लिखी होगी ये लाइन? मेटाफिजिकल टाइप की पोइट्री है, स्पिरिचुअल पोइट्री किसने लिखी होगी? माई माइंड माई सोल किसने बात करी होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन? द आंसर इज बंकिम चंद्र, सॉरी, श्री अरबिंदो. द आंसर इज श्री अरबिंदो. अरबिंदो की पोइट्री है ये, वही सावित्री वाले अरबिंदो. ठीक है, अरबिंदो की कौन सी पोएम है? पोएम का नाम लिख लो, लिबरेशन. अरबिंदो की पोएम है लिबरेशन. इंडियन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है अरबिंदो. अरबिंदो ने वैसे मेन जो एपिक लिखी है इंग्लिश में, कौन सी लिखी है? सावित्री. ठीक है, अरबिंदो को क्या कहा जाता है भाई भारत में, इंडियन इंग्लिश राइटिंग में क्या कहा जाता है इनको? ठीक है, सेज पोएट, सेज पोएट. ओके, इनको महर्षि या फिर सेज का दर्जा भी. ठीक है, अरबिंदो आश्रम पुडुचेरी में है. स्पिरिचुअल रिफॉर्मर,
the great Aurobindo. Okay, let's move to next question. Which among the following in which among the following the author is replaced by reader as a central agency in criticism? नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जब रीडर को ऑथर को रीडर रिप्लेस करता है तो उसको हम क्रिटिसिज्म में या थियरी में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बोलते हैं। यहाँ पर हम कौन से ऐसे की बात कर रहे हैं? डेथ ऑफ द ऑथर की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, ये नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेथ ऑफ द ऑथर, ठीक है, डेथ ऑफ द ऑथर, ठीक है, ये है आपका रोला बार्थ का है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे, डेथ ऑफ द ऑथर, ठीक है। और ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आया है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द लिस्ट द टाइटल ऑफ द बुक बाय एडवर्ड सैड। ये भी नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एडवर्ड सैड का कौन सा जो है नॉवल है, कौन सा वर्क है जिसमें इन्होंने इसको दिखाया है? तो कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। सारे बच्चे देख लेंगे। एडवर्ड सैड जो लेक्चरर में उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ, नेट वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहते हैं हम। एडवर्ड सैड को क्या कहते हैं? फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है। ओरिएंटलिज्म वर्क लिखा है एडवर्ड सैड ने, जो मेन वर्क लिखा है वो कौन सा है? ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है गाइस, ओरिएंटलिज्म। और एडवर्ड सैड पैलेस्टीन के हैं, कहाँ के हैं? पैलेस्टीनियन अमेरिकन स्कॉलर हैं, ठीक है। तो इनका वर्क है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। चलिए, तो क्वेश्चन 7 हो गया। 8th में आते हैं। इन विच सिटी, आज की इस पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, कि इन विच सिटी वाज जेम्स जॉयसेस नॉवल यूलिसिस वाज पब्लिश्ड ऑन 2nd of February 1922। 5 स्टार मतलब सीधा सीधा रिपीट होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आज सुबह की क्लासेस में भी एक चर्चा हुई है इस पर। पेरिस में पब्लिश हुआ है, ठीक है। और पेरिस में साथियों इस नॉवल को, इसको ग्रेटेस्ट मॉडर्न नॉवल कहा गया, यूलिसिस को जेम्स जॉयसे ने लिखा है। और ये इसको जो पब्लिश किया था वो पब्लिशर का नाम भी मैंने आपको सुबह की क्लास में बताया था, अभी फिर लिखवा दे रहा हूँ, सिल्विया बीच। सिल्विया बीच एक अमेरिकन लेडी है जिन्होंने इनके इस नॉवल को पब्लिश किया था, यूलिसिस को, ठीक है। तो यूलिसिस जो है एक्चुअली जो है 2nd of February 1922, इस दिन, यानी इस दिन को 40th बर्थडे भी था जेम्स जॉयस का। ये लो 40th, 40 साल के पूरे हो गए थे। 40th बर्थडे ऑफ जेम्स जॉयस भी था, डेट भी याद रख लेना, 2nd of February 1922। he became 40, he completed his 40th year and 40th birthday of James Joyce. This novel was published privately in Paris. Okay, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। मिल्टन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैराडाइज रीगेन्ड, इजी क्वेश्चन है, बताओ किसका सीक्वल है ये? पैराडाइज लॉस्ट का। पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल है पैराडाइज रीगेन्ड, ठीक ही बात है। पहले पैराडाइज लॉस्ट आ गया 1667 में, और पैराडाइज रीगेन्ड कब आया भाई? 1674 में। पैराडाइज रीगेन्ड कब आया है? 1674 में, ठीक है। तो 9th वाले का आंसर सी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, सारे बच्चे मेरे साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है? फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? नेट वाले देखेंगे नैरेटोलॉजी, ठीक है, नैरेटोलॉजी में भी आ जाता है टॉपिक। ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग ये एलटी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ब्लेंडिंग किसको कहते हैं? हम इनमें से 4 एग्जांपल्स दिए। हाँ, तो कौन सा आंसर होगा? यस, वेरी गुड, आंसर इज स्मॉग। स्मॉग एक ब्लेंडिंग का एग्जांपल है। देखना बेटा, स्मॉग इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज स्मोक एंड फॉग। स्मोक प्लस फॉग मींस स्मॉग। ओके, सो व्हाट डू यू कॉल सच वर्ड्स? इनके लिए एक वर्ड और बताया था, पोर्टमैंटियू। टेक्निकल नाम आ गया नेट वालों के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोर्टमैंटियू। एलटी वाले भी पूछ लेंगे, देख लेंगे, उनसे पूछा जा सकता है। पोर्टमैंटियू, PORTMANTEAU, पोर्टमैंटियू। Portmanteau is like when you combine 2 words to form a new word, okay, that is called as portmanteau और blending, right? जैसे हम लोग कहते हैं ना हिंदी में, कहते हैं यार हम हिंदी प्लस इंग्लिश के लिए क्या यूज करते हैं? इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। मिनिमल 5 स्टार क्वेश्चन, सीधा जहां 5 स्टार लिख रहा हूं वहां पर वो पक्का रिपीट होगा आपके एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में,
ठीक है, अ मिनिमल डिस्टिंक्टिव यूनिट इन द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड, बताओ। मिनिमल डिस्टिंक्टिव यूनिट इन साउंड सिस्टम, देखो साउंड की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं बताओ, पढ़ा रखा है ये तो। आंसर इज सी, फिनीम। इसको फोनीम नहीं बोलेंगे, फिनीम बोलेंगे, ठीक है। फिनीम इज द मिनिमम यूनिट ऑफ अ साउंड। ध्यान से सुनो, अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा अ या ए, हिंदी में अ लिख दिया, इंग्लिश में ए की साउंड हो गई, या फिर ब या बी। तो ये जो साउंड्स की यूनिट है ना, साउंड्स की, उसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? फिनी। क्या कहते हैं? फिनी, ठीक है। अब एक होता है मॉर्फीम। मॉर्फीम किसकी यूनिट होती है? मॉर्फीम मीनिंग की। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉर्फीम इज द मिनिमम यूनिट ऑफ मीनिंग, यानी कि जब कोई चीज मिलके एक कोई, जैसे ये देख लो, जैसे मान लो अगर तुम कोई भी वर्ड ले लो, जैसे TAD ले लो, टैड, ये कोई वैसे कोई वर्ड नहीं है ना अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर इसको अरेंज कर दो आप, या फिर आप कोई सा भी वर्ड ले लो, जैसे BAT, बैट। अब बैट तो एक सेंस दे रहा है ना, लेकिन अगर आप वैसे ले लो, ABT ले लो, ABT, तो ये कोई वर्ड नहीं हुआ ना। तो यानी कि जब अल्फाबेट्स के अरेंजमेंट को बना के कोई मीनिंगफुल वर्ड लिखते हैं, तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं हम? मॉर्फीम। अब देखो मॉर्फीम के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे मान लो LY, LY हम लगाते हैं ना एडवर्ब में, तो ये भी एक मॉर्फीम है। बट LY जब अगर किसी वर्ड के साथ मिलके, ध्यान से सुनना यहाँ पर, किसी वर्ड के साथ मिलके अपना सेंस दे सकता है। LY अलग से कुछ नहीं है ना, तो जब ये अपने वर्ड के साथ मिलके सेंस देगा, तो ऐसे मॉर्फीम जो किसी के साथ मिलके सेंस देते हैं उनको क्या कहते हैं हम? बाउंड मॉर्फीम। इसमें तुम्हारे जितने भी एग्जाम्पल्स आ गए, वर्ब की फॉर्म्स आ गई, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, LY फॉर्म्स, ED फॉर्म्स, वो सब बाउंड मॉर्फीम हो गई, ठीक है। एडजेक्टिव के सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, LT में पढ़ते हैं हम लोग, वो हो गया। और फ्री मॉर्फीम जो इंडिपेंडेंटली अपना सेंस खुद देगा, ठीक है। ये हो गया। एलोफोन थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। एलोफोन वेरिएशन ऑफ सेम साउंड्स होता है। ये थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा, फिनेटिक वेरिएशंस कहते हैं इसको, लिख लो, नेट वाले लिख लेंगे एलोफोन का। फिनेटिक वेरिएशन लिख तो सभी सकते हैं इसको, फिनेटिक वेरिएशन, बस इतना लिख लो। एलोफोन का मतलब फिनेटिक वेरिएशन, फिनेटिक वेरिएशन। एक बार ऑनलाइन में भी सब बता दे, क्लियर हो रहा है भाई? वॉइस तो आ रही होगी? हाँ, एंटी क्लाइमेक्स ना करें आप, ठीक है। हाँ, जिसको वॉइस का इशू हो लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, सही चल रहा है अभी नेटवर्क, ठीक है। TS एलियट्स फर्स्ट प्ले 5 स्टार क्वेश्चन, सीधा रिपीट होगा, बताओ। नो, दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। इसका जो फर्स्ट फर्स्ट प्ले है वो है स्वीनी एगोनिस्टिस, डी इज द आंसर। ये इनका TS एलियट का पहला प्ले है, नोट कर लेंगे, स्वीनी एगोनिस्टिस, ठीक है। शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, बट फिर भी 1926 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। 1926 में पब्लिश हुआ है, और जो है परफॉर्म बाद में हुआ है, 1934 में परफॉर्म हुआ है, ठीक है। ईयर्स बिल्कुल प्रिसाइसली नोट करेंगे। TS एलियट का पहला प्ले, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, 1926 में पब्लिश पहले हो गया है, और परफॉर्म कब हुआ है? 1934 में। आते हैं द कंजंक्शन नीदर नॉर। देखो भाई, ग्रामर के भी अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। द कंजंक्शंस नीदर नॉर, जब हम नीदर नॉर की बात करते हैं ना, तो ये क्या है? नेगेशंस तो है ही। नीदर नॉर मतलब नेगेशन, मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। तो ये सिंटैक्टिक नेगेशन है, सिंटैक्स के आधार पर नेगेटिव है, ठीक है। सिंटैक्टिक नेगेशन। टेक्सुअल नेगेशन कुछ नहीं होता है, डिस्कोर्स, मैं ऑप्शंस भी क्लियर करते जा रहा हूँ। टेक्सुअल नेगेशन कुछ नहीं होता है, डिस्कोर्स नेगेशन कुछ नहीं होता है। मॉर्फोलॉजिकल नेगेशन देख लो सब लोग, मॉर्फो, ये लिंग्विस्टिक्स में आएगा नेट में। मॉर्फोलॉजिकल नेगेशन, जब किसी वर्ड का तुम्हें एंटोनिम बनाना होता है ना, तो हम क्या लिखते हैं? UN लिख देते हैं ना, जैसे, ठीक है। तो हम वो क्या कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल नेगेशन कर रहे हैं। तो जल्दी से बताओ, ये फ्री मॉर्फीम हुआ कि बाउंड मॉर्फीम? अभी बताया था, बाउंड मॉर्फीम हो। ये अपना मीनिंग अलग से नहीं देगा, इसको किसी के साथ लगाना पड़ेगा। जैसे आप कह सकते हैं अनकाइंड, काइंड का अपोजिट दोगे तो आप क्या दोगे? अनकाइंड। तो मॉर्फोलॉजिकल नेगेशन कहते हैं ऐसे। इसको प्रीफिक्स कह सकते हो कि नहीं? प्रीफिक्स कह सकते हो, ठीक है ना। चलो, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरग्राउंडिंग।
देखो ये नेट वालों के लिए आ गया। फोरग्राउंडिंग इज एसोसिएटेड विद, तो फोरग्राउंडिंग ध्यान से देखना प्राग स्कूल से एसोसिएटेड है। प्राग ये आपका चेकोस्लोवाकिया की एक फेमस हिस्टोरिकल सिटी है प्राग। 1926 में आया था ये, और ये जो है एक तरीके से एक थियरी का मूवमेंट है छोटा सा। इसको मैं दीक्षा आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सा पढ़ के लाएंगे इसको। स्ट्रक्चरलिज्म और लिंग्विस्टिक्स, ये दो फील्ड का ये मूवमेंट है। तो प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल कहा गया है इसको। तो प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल में फॉरग्राउंडिंग टर्म को इन्होंने कॉइन किया था। इसका मतलब बता देता हूँ फॉरग्राउंडिंग का, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। फॉरग्राउंडिंग इज टू पुट फॉरवर्ड or to start your story, in means what should I say, कोई भी स्टोरी या लेक्चर, जैसे हम टीचिंग करते हैं ना, तो लेक्चर में हम जो सबसे पहला चीज जिससे हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को या फिर स्टोरी को, उसको हम इंग्लिश में या टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फॉरग्राउंडिंग। सो हाँ, वी कैन से इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अलावा भी फॉरग्राउंडिंग को हम ये भी कह सकते हैं ना, एक एक्ट है। इट इज नॉट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज एन एक्ट। जैसे मान लो, ऐसा समझो कि मैं अगर बेकन पढ़ा रहा हूँ, तो बेकन को मैं 10-12 एंगल से खोल सकता हूँ कि नहीं क्लास में। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बेकन क्या थे? एक एसेइस्ट थे। मैं यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ कि बेकन क्या थे? एक रिनेसा आर्टिस्ट थे। बहुत सारे एंगल से, लेकिन वो एंगल जिससे मैं क्लास को शुरू करता हूँ उसको, या जिसको मैं बाहर लेके आता हूँ। फॉरग्राउंड का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड का अपोजिट। बैकग्राउंड मतलब छुपा देना, फॉरग्राउंड मतलब सामने से लाना। तो हाँ, जिस टॉपिक को मैं सामने से लेकर आता हूँ उसको क्या कहते हैं? फॉरग्राउंडिंग। तो यू कैन से इट इज द, you can say that part of your lecture which is intentionally put forward, जानबूझकर जिसको आगे किया गया हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका पता है पॉलिटिक्स में बहुत मीनिंग है। जैसे अगर आप भाजपा वाले हैं तो आप बात ही अपने किस मुद्दे से शुरू करेंगे? जो आपका एजेंडा है। आप कांग्रेस वाले हैं तो आप अपनी बात ही उस मुद्दे से शुरू करेंगे जो आपका एजेंडा है। तो यानी कि अपने एजेंडा को आगे रख लेना, दैट इज कॉल्ड एज फॉरग्राउंडिंग। टेक्निकल पॉइंट। चलो 15th में आते हैं। विच फॉरेन पब्लिशिंग हाउस, ये तो 5 स्टार सीधा। टैगोर का, ये मैंने बताया भी था कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से फॉरेन पब्लिशिंग हाउस ने टैगोर की गीतांजलि को पहली बार पब्लिश किया? विच फॉरेन पब्लिशिंग हाउस, 5 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसका आंसर बता रहा हूं सारे बच्चे, याद रखना। इसका जो आंसर है वो मैकमिलन लंदन है। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, याद करने हैं आपको। मैकमिलन लंदन ने इसको जो है पहले, मतलब फॉरेन पब्लिशिंग हाउस के तौर पे इसको पब्लिश किया। हालांकि गीतांजलि पर 2-3 फैक्ट फटाफट नोट करेंगे। इंग्लिश में गीतांजलि 1912 में आई है, और ये जब लंदन में भी छपी तो उसको एक इंडियन पब्लिकेशन ने छापा था, उसका नाम था इंडिया सोसाइटी। नोट कर लेंगे, क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन बनेंगे, यानी गीतांजलि को 2 पब्लिकेशंस ने छापा। एक तो किसने छापा? इंडिया सोसाइटी, जो कि लंदन में ही थी, लंदन में ही छपी। और एक किसने छापा? अगर फॉरेन पब्लिशिंग हाउस पूछेगा तो क्या बोलोगे? मैकमिलन लंदन। मैकमिलन हाउस या मैकमिलन पब्लिशिंग ने छापा लंदन में। दोनों ही पब्लिकेशंस लंदन में थी, बट एक इंडियन पब्लिकेशन थी और एक ब्रिटिश पब्लिकेशन या फॉरेन पब्लिकेशन। ठीक है, गीतांजलि में टोटल कितने सॉन्ग्स हैं गाइस? 103 सॉन्ग्स। इंग्लिश गीतांजलि में टोटल 103 सॉन्ग्स हैं। ठीक है, ओरिजिनल गीतांजलि में 157 सॉन्ग्स हैं। ओरिजिनल गीतांजलि बांग्ला में लिखी गई है। कौन से में लिखी गई है लैंग्वेज में? बांग्ला में। 1910 में, नोट कर लेंगे, 1910 में ओरिजिनली लिखी गई है बांग्ला में। और इसका मतलब है ऑफरिंग ऑफ सॉन्ग्स, गीतों की अंजलि। ठीक है, and it is 157 poems in original Bangla. In English we have got 103 songs. English में इसका ट्रांसलेशन खुद ही किया है, 103 songs हो गए। ठीक है, ये वाला आइडेंटिफाई करो। The words an architect by profession, he gave to his novels a design that was architectural, employing each circumstance in the narrative to one accumulated effect. किसके बारे में बात हो रही है? कौन है इन चारों में फेमस आर्किटेक्ट? कौन है? थॉमस हार्डी। हम सब लोग जानते हैं, बेसिक्स में पढ़ा है हमने। थॉमस हार्डी, अ लेट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, वाज अ ग्रेट और अ वेरी गुड आर्किटेक्ट बिफोर बिकमिंग अ नॉवेलिस्ट। अगर नहीं पता था तो नोट करना। थॉमस हार्डी का बेसिक नॉवल कौन सा है? टेस ऑफ द अर्बरविलीज। थॉमस हार्डी का ग्रेटेस्ट नॉवल कौन सा है गाइस? अर्बरविलीज की स्पेलिंग देख लेंगे, URBERVILLES। टेस ऑफ द अर्बरविलीज मास्टरपीस है। 1891
1891 फेमिनिस्ट नॉवल है, टेस ऑफ द अर्बरविलीज बाय थॉमस हार्डी, ठीक है, 1891 में आया। चलो भाई इसका सब टाइटल बताओ, बहुत बार पूछा है आपके पेपर में। अ प्योर वुमेन, टेस ऑफ द अर्बरविलीज का सब टाइटल क्या है गाइस? अ प्योर वुमेन। लिख लेना, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। टेस ऑफ द अर्बरविलीज का सब टाइटल है अ प्योर वुमेन, ठीक है। चलो 17th वाला भी बेसिक्स में आ जाएगा, कल ही पढ़ाया है मैंने। अच्छा, कल इनके पहले वाला पोएट लॉरिएट पढ़ाया था, इसमें पूछ लिया है कि वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बना पोएट लॉरिएट, बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें एक बार पढ़ लिए हैं बेसिक्स। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरिएट बने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और कब बने भाई? 1850 में बने। टेनिसन वो वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई है? 1850 में हुई है। और गाइस 1850 से, ये याद रखेंगे, लॉन्गेस्ट सर्विंग पोएट लॉरिएट है। 42 ईयर्स तक रहे ये पोएट लॉरिएट, यानी इनकी डेथ तक रहे। और इनकी डेथ कब हुई टेनिसन की? 1892, 1892 हाईलाइट कर देंगे, ये टाइम पीरियड है इनकी पोएट लॉरिएटशिप का, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन का, 42 years. So poet laureate is actually a national title given to a poet by the royal king. Okay, so that is there. Question number 18. The theorist who discusses about actual reader and implied reader. This is only for net, but very important question for net aspirants. तो ये रीडर रिस्पॉन्स थियरी से है। रीडर रिस्पॉन्स थियरी बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है हमारे इसमें। तो वोल्फगैंग आइजर ने दिया है ये इम्प्लाइड रीडर और एक्चुअल रीडर, ठीक है। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, बाद में बताऊंगा, बट आप थियरिस्ट का नाम नोट कर लेंगे, वोल्फगैंग आइजर, जर्मन थियरिस्ट है, ठीक है। और थियरी का नाम क्या बोला मैंने? रीडर रिस्पॉन्स थियरी, ये जरूर नोट कर लेंगे, टॉपिक कहाँ से उठाया, रीडर रिस्पॉन्स थियरी, शॉर्ट में हम लोग इसको RRT बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जेक्स दरीज अगेन, दिस इज मे बी फॉर लेक्चरर बट डेफिनेटली फॉर नेट, नॉट फॉर LT, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेक्स दरीज ने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं टेक्स्ट के, और उसमें उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि जैसे मान लो तुम कोई भी टेक्स्ट लिखोगे ना, जैसे हम कोई भी पोएम लिखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं किसी और टेक्स्ट से बोरोड होगी। जैसे मान लो, मतलब ये कहना चाह रहे हैं वो कि कोई भी चीज तुम अगर क्लेम करो कि सर ये मैंने ओरिजिनल लिखा है, बट वो भी किसी ने कहीं ना कहीं लिख दिया होगा इनडायरेक्टली, ठीक है। तो उसको वो कह रहे हैं कि एवरी डिस्कोर्स इज, एक वर्ड दिया था उन्होंने, लोगो सेंट्रिक, लोगो सेंट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है ये। ये कौन से टॉपिक से उठाया गया? इस टॉपिक लिखते रहना आप लोग फिलहाल, नेट वाले भी। डी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, डी कंस्ट्रक्शन के फादर हैं जेक्स डेरिडा, वैसे डारीद बोला जाता है इनको फ्रेंच में, जेक्स डारीद, ठीक है। डी कंस्ट्रक्शन। चलो 19 हो गया, 20 में आते हैं। ये अमेरिकन है नेट वालों के लिए, ठीक है। ब्रुकलिन ब्रिज, टू ब्रुकलिन ब्रिज, ये किसने पोएम लिखी थी? ये हार्ट क्रेन ने लिखी है। एक्चुअली ब्रुकलिन है कौन से फेमस हिस्टोरिकल अमेरिकन सिटी का एक फेमस मॉन्यूमेंट है? ब्रुकलिन कहां पर है? चलिए मैं बता देता हूं आपको, न्यूयॉर्क। इट्स अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, अमेरिका का है, ठीक है। टू ब्रुकलिन ब्रिज, हार्ट क्रेन फेमस पोएट है अमेरिका के। चलिए 21 में आते हैं भाई। मैरी शैले, ये तो सभी लेवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैरी शैले 5 स्टार, 5 स्टार में तो भैया कॉपी में भी 5 स्टार लिख लिया करो है। मैरी शैले का नॉवल फ्रैंकेनस्टीन, बेसिक क्वेश्चंस हैं इसलिए भी हैं, तो याद रखना क्या होगा बताओ। डी इज द आंसर, वेरी गुड, इट इज अ गोथिक नॉवल। मैरी शैले का फ्रैंकेनस्टीन, इट केम इन द ईयर 1818, एंड गाइस गोथिक नॉवेल्स मींस नॉवेल्स फुल ऑफ टेरर एंड हॉरर, ठीक है। गोथिक नॉवल का एग्जांपल है। मैरी शैले किसकी वाइफ थी? पीबी शैले की वाइफ थी, ठीक है, सेकंड वाइफ थी। और ये एक साइंस फिक्शन में भी आ जाता है नॉवल, ठीक है। और इसका सब टाइटल लिख लो सारे बच्चे, क्या है सब टाइटल? मॉडर्न प्रोमेथियस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा रहा हूं। मॉडर्न प्रोमेथियस की स्पेलिंग देखना, हिस्टोरिकल फिगर है ये, ग्रीक हिस्टोरिकल फिगर। मॉडर्न प्रोमेथियस, PROMETHEUS, मॉडर्न प्रोमेथियस सब टाइटल है ये फ्रैंकेनस्टीन का, ठीक है। अ मॉन्स्टर,
आ जाते हैं आगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 में। सर डेविड लिंडसे, ये बहुत डीप में पूछा है, ठीक है, बट बेसिक्स ऑफ ड्रामा का है। टॉपिक क्या है, मैं टॉपिक भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो ये टच किसी का भी आ जाएगा क्वेश्चन। बेसिक्स ऑफ ड्रामा से ये टॉपिक जरूर लिख लिया करो अपनी कॉपी में। तो ड्रामा में ये एक डेविड लिंडसे हैं, ठीक है, इन्होंने किस टाइप के प्लेज लिखे हैं पूछे तो मोरालिटी प्ले है। ये बहुत पुराना प्ले है, 1552 में आया है। और डेविड लिंडसे कहाँ के हैं, स्कॉटिश हैं, इज अ स्कॉटिश प्ले राइट। तो माइनर सा क्वेश्चन है, बट इन केस कभी पूछ ले किसी भी लेवल पे, तो इन्होंने मोरालिटी प्लेज लिखे हैं। तो गाइज मोरालिटी प्लेज क्या होते थे, ऐसे प्लेज होते थे जिसमें वर्च्यूज और वाइसेस को पर्सोनिफाई किया जाता था, और ये दिखाया जाता था एट द एंड की वर्च्यूज की विक्ट्री होती थी ओवर वाइसेस, ठीक है, उनको हम मोरालिटी प्लेज कहते थे। ज्यादा डिटेल आपको इसका बेसिक्स ऑफ ड्रामा वाले लेक्चर में मिलेगा मेरे, जिसमें मिरेकल मिस्ट्रीज भी बताए हैं मैंने। चलो क्वेश्चन 23। अब ये क्वेश्चन शेक्सपियर से पूछ लिया भाई, शेक्सपियर का मॉडर्न एडेप्टेशन, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। जापानीज फिल्म वर्जन ऑफ मैकबेथ डन बाय अकीरा, नेट वाले नोट करेंगे इनका नाम, अकीरा कुरोसावा। अकीरा कुरोसावा बहुत बड़े जापानीज डायरेक्टर हैं भाई ये। इन्होंने मैकबेथ की रीटेलिंग करी है, कौन सी जापानीज पिक्चर का टाइटल से करी है, ये सभी लेवल पे आएगा, ठीक है। तो मैकबेथ की रीटेलिंग जापानीज में करी है, कौन सी फेमस मूवी है, थ्रोन ऑफ ब्लड। थ्रोन ऑफ ब्लड मूवी बनाई है अब इन्होंने, 1957 में ये मूवी आई थी। इसको ग्रेटेस्ट एडेप्टेशन ऑफ मैकबेथ कहा गया इस मूवी को, ठीक है, जरूर देखना आप। जापानीज एक्टर्स हैं इसमें, मतलब मैं देख तो नहीं पाया, बट फिर भी काफी तारीफ है इस मूवी की, ठीक है। और इंग्लिश में है द थ्रोन ऑफ ब्लड। हो गया भाई, चलो। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन 24, ये देखो, ये आगे एलटी वालों के लिए ग्रामर का क्वेश्चन, इवन नेट में भी ग्रामर पूछ ही ले रहा है आजकल। इन द सेंटेंस द मैन हु वोन द नोबेल प्राइज इज एन इकोनॉमिस्ट, अंडरलाइन लिंग्विस्टिक यूनिट। तो हु लग गया, बताया था मैंने क्लॉजेस में क्या होगा, अगर हु विच व्हेन लग जाता है तो कौन सा क्लॉज होते हैं, नहीं नहीं नहीं, देखो हु लग गया ना तो आंसर ही सीधा सीधा वहां सोचना ही नहीं है आपने, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का उसको हिंट दे रहा है वो, हु विच व्हेन बीच में लग जाते हैं तो रिलेटिव क्लॉज हो जाता है वो। रिलेटिव क्लॉज में जिसमें रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज हो, जैसे हु विच, जैसे द पेन विच आई लाइक्ड was given to me by my friend, तो which I liked क्या हो गया, रिलेटिव क्लॉज, है ना। तो जब क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, जब क्वेश्चन वर्ड्स किस कैसे लग जाते हैं, एज अ कंजंक्शन लग जाते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जब क्वेश्चन वर्ड एज अ कंजंक्शन लग जाते हैं तो उसको हम रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव क्लॉज के सेंस में कह देते हैं। इतना समझ लेंगे बस, क्वेश्चन वर्ड एज कंजंक्शन, ठीक है। चलो, who said that the modern western world is the grip of so called discourses। नेट वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नेट वालों के लिए, ठीक है। सो द आंसर गाइस इज माइकल फूको, इन्होंने फूको माइकल दे दिया, वैसे इनका एक्चुअल नेम है माइकल, पहले लिख लेना कॉपी में, माइकल फूको पढ़ा जाता है भाई। फूको नेट वालों के लिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, इनका एक वर्ड है डिस्कोर्सेस और एक वर्ड है इनका पावर। दो वर्ड्स आपकी नेट में लगातार पूछे जा रहे हैं, एक तो फूको का डिस्कोर्सेस और एक पावर, माइकल फूको, ठीक है। ध्यान से सुन लेंगे, फूको ने ये बोला है कि भाई जिसके पास पावर है वो पावर को इंटरनलाइज कर देता है, मतलब पावर को मैनिपुलेट करके ऐसे दिखाता है कि मैं आप लोगों का मसीहा हूं, मैं आप लोगों का हेल्पर हूं, बट एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं अपने को फायदा पहुंचा रहा हो। नेगेटिव वर्ड है पावर यहाँ, ठीक है। सो पावर इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच द वन हु इज इन द सेंटर दे ट्राई टू मैनिपुलेट द सब्जेक्ट्स, ठीक है, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। फूको जब पढ़ाऊंगा तो वहां डिटेल में आएगा। अब आता है फ्रेडरिक जेम्सन, ये भी नेट वालों के लिए है, फ्रेडरिक जेम्सन। फ्रेडरिक जेम्सन टॉपिक लिख लो, ये आपका फूको का टॉपिक लिख लेना, पोस्ट कोलोनियलिज्म, टॉपिक का नाम भी लिखते चलेंगे भाई, पोस्ट कोलोनियलिज्म, ठीक है। और जेम्सन ये वाला आएगा मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट थियरी से क्वेश्चन है, इसका सीधा आंसर बता रहा हूं मैं, इसको डिटेल जाना पड़ेगा। एजाज अहमद अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत बड़े थिंकर इस समय चल रहे हैं, एजाज अहमद, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में है, तो नॉन वायबिलिटी ऑफ अ होमोजीनियस नोशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। आंसर नोट कर लो खाली इसका, 26 का ए टॉपिक नोट कर लो, मार्क्सिज्म,
डिटेल में नेट की क्लास में इसको मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन, ठीक है। वहां पर जब हम मार्क्सिज्म पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे, ठीक है। 27 सिंपल सा वन लाइनर है। 27 में आ जाओ, क्या कहते हैं, ऑन द सबलाइन, लॉन्जाइनस का ऑन द सबलाइन मैंने क्लास में बताया भी है एलटी वालों को, लेकिन इसने इसकी फॉर्म पूछ दी, किस फॉर्म में लिखा है, एपिस्टोलरी फॉर्म में। एपिस्टोलरी फॉर्म क्या होता है गाइस, लेटर फॉर्म, ठीक है। व्हेन द डॉक्यूमेंट इज रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर, खत के उसमें लिखा हो तो एपिस्टोलरी फॉर्म में है। और ये जो है इसका जो, ठीक है, लॉन्जाइनस का ऑन द सबलाइन, लॉन्जाइनस को फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कहा गया है, फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड कहा गया है। लॉन्जाइनस रोम के रोमन है, ठीक है। और सब्लिमिटी का मतलब क्या है, ग्रैंडियर ऑफ थॉट, विचारों की भव्यता, ग्रैंडियर ऑफ थॉट, ये एमए में भी पढ़ा होगा, ग्रैंडियर ऑफ थॉट, ठीक है। तो ये आपका आ गया सब्लिमिटी का मतलब, GRANDEUR, ग्रैंडियर ऑफ थॉट। अपील्स टू द क्रिश्चियन पब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन लिटरेचर से बहुत शानदार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इसमें आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा था अंग्रेजों को, अपील्स टू द क्रिश्चियन पब्लिक, राजा राम मोहन रॉय 1823 में लिखा था। देखते हैं कौन बता रहा है, क्या फेमस टाइटल देते हैं हम इनको, राजा राम मोहन रॉय को, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, रिनेसा मैन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं ये, ठीक है। आधुनिक भारत के जनक, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है। सती प्रथा पर लिखा है इन्होंने। और इसके अलावा जो है, जो, हाँ, और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है इनका जो है, राजा राम मोहन राय को क्या बोला मैंने, रिनेसा मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया। पॉलीग्लॉट थे ये, व्हाट इज पॉलीग्लॉट, यस, द वन हु नोज मल्टीपल लैंग्वेजेस, ही वाज अ मास्टर ऑफ संस्कृत, पर्शियन, ओके, इंग्लिश ऑफ कोर्स, हिंदी, सो रिनेसा मैन ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन रॉय। All right. So let's move on to the next question. In which of the following novel does the character of Lovelace appear? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बीच बीच का क्वेश्चन, सभी के लिए काम का क्वेश्चन, ठीक है। आंसर है क्लैरिसा। क्लैरिसा एक जो है नॉवल है, जो कि किसने लिखा है बता सकता है कोई, फोर व्हील्स ऑफ नॉवल से है, फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स, रिचर्डसन, यस, रिचर्डसन, रिचर्डसन ने लिखा है क्लैरिसा, फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। फोर फेमस नॉवलिस्ट हैं 18th सेंचुरी के, इसमें रिचर्डसन, सैमुअल रिचर्डसन ने क्लैरिसा लिखा है, जिसने पामेला लिखा था वही वाले नॉवलिस्ट हैं रिचर्डसन, ठीक है। चलिए, तो एपिस्टोलरी नॉवल है गाइस ये भी, जैसे पामेला भी एपिस्टोलरी नॉवल था, ये भी, और लॉन्जाइनस भी एपिस्टोलरी था, क्लैरिसा भी एपिस्टोलरी नॉवल है। तो लवलेस कैरेक्टर याद रखना किसमें है, क्लैरिसा में। वैसे रिचर्ड लवलेस भी पढ़ा होगा, रिचर्ड लवलेस, ठीक है, ग्रुप ऑफ पोएट्स में पढ़ा था। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में, जेएम सिंज, जेएम सिंज ने पैगनिज्म, पैगनिज्म किसमें दिखाया, पैगनिज्म मतलब वही नेचर इमेजेस, ब्यूटी ऑफ नेचर, द राइडर्स टू द सी। इसका आंसर 30 का है, अच्छा क्वेश्चन है ये। सिंज कौन सी कंट्री से आते हैं, आयरिश हैं, ठीक है, आयरिश मैन है। जेएम सिंज का राइडर्स टू द सी, ये वन एक्ट ट्रेजेडी है, वन एक्ट प्ले है ये, ठीक है, वन एक्ट प्ले है। इसमें जो कैरेक्टर ऑफ मौर्या है, मौर्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मदर है जिसके जो लड़के हैं उनकी डेथ्स होती रहती है, यस, तो मौर्या, इट्स अ वेरी पोएटिक आयरिश ट्रेजेडी, राइडर्स टू द सी, वन एक्ट प्ले। मौर्या इसमें सेंट्रल कैरेक्टर है, एक लेडी है, ठीक है। चलिए, हु कोर्स में है ये, अच्छा, जेएम सिंज, तो बस बस, तो कोर्स में है तो फिर आ जाते हैं, एक टॉपिक और ले लो, ठीक है। कैल्टिक रेनेसा से भी जुड़े हैं ये, मेरे को ये याद नहीं था, कोर्स में है तो और पॉइंट्स बता दूंगा। कैल्टिक रेनेसा, ठीक है, कैल्टिक रेनेसा से जुड़े हैं ये, CELTIC, कैल्टिक रेनेसा, ठीक है। जेएम सिंज, कैल्टिक रेनेसा को आयरिश रेनेसा भी बोलते हैं, ठीक है। आओ 31 में, who attributes his novelistic negotiation of tradition and modernity
टू द, ये देखो ऐसे क्वेश्चन, ये वाली लाइन याद रखना इसमें, डबल बर्डन, डबल बर्डन लिख लेना कॉपी में खाली 31 में। उन्होंने बोला है, कौन से राइटर ने बोला है कि मुझे यूरोपियन आल्प्स, आपको पता है यूरोप की सुंदर पर्वतों की श्रृंखला, और हिमालयन ऑफ माई इंडियन पास्ट, कितनी अच्छी लाइन है, आल्प्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडिशन एंड हिमालयन ऑफ माई इंडियन पास्ट। इस तरीके की दोनों कल्चर्स, यूरोपियन और इंडियन कल्चर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन किस राइटर ने बोला होगा, तो याद रखना आपके कोर्स में मुल्क राज आनंद है इस बार, मुल्क राज आनंद नहीं है ना, है मुल्क राज आनंद, ठीक है। तो मुल्क राज आनंद बहुत इंपॉर्टेंट, मुल्क राज आनंद। वैसे क्या बोले गए इनको, चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया बोला जाता है, नेट वालों के लिए भी है क्वेश्चन, चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया, भारत का चार्ल्स डिकेंस, बहुत फेमस कैरेक्टर स्केचेस लिखे हैं मुल्क राज आनंद, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए लिखते हैं। आपको याद होगा इनका फेमस नॉवल अनटचेबल, ठीक है, और एक है इनका कूली, दोनों राइटर, दोनों नॉवेल्स बहुत फेमस है। चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया, ओके। टच स्टोन मेथड किसने दिया है भाई, सिंपल सा वन लाइनर, टच स्टोन मेथड हमने एमए में भी पढ़ा है, मैथ्यू आर्नल्ड ने दिया है, मैथ्यू आर्नल्ड ने दिया है टच स्टोन मेथड, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या बोला है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिटरेरी एक्सीलेंस, क्या बोला है इन्होंने, टच स्टोन का मतलब क्या बनाया है, बताया है, लिटरेरी एक्सीलेंस के स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिटरेरी एक्सीलेंस, मैथ्यू आर्नल्ड, पोएट क्रिटिक ऑफ 19th सेंचुरी है, ठीक है। 33 में आते हैं, फुको, देखो फुको से दूसरा क्वेश्चन आ गया, देख रहे हैं फुको नेट वाले, फुकोल्डियन अंडरस्टैंडिंग पावर इज, देखो पावर के बारे में बता रहा है, तो मैंने बताया था ना नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखो, इसमें खाली यहाँ पर ये खाली नेगेटिव वर्ड डाल के कंफ्यूज करा है, इसका आंसर है स्टेट एपरेटस, मतलब जिसकी सरकार, उसका मैकेनिज्म, उसके पास पावर, स्टेट एपरेटस, एपरेटस का मतलब क्या होता है, टूल, अ टूल बाय द स्टेट। आप बी नोट कर लो, 33 का बी, नेट की क्लास में इसको स्पेसिफिकली अलग से समझा देंगे, ठीक है। 33 का आंसर बी। 34, ये देखो कल्चर स्टडीज से आ गया क्वेश्चन, रिचर्ड हॉगार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हम लोगों की नेट में, कल्चर स्टडीज, नेट वालों के लिए है ये, आंसर है डी, कल्चर स्टडीज 34 का डी। और ये वाली लाइन तो एक तरफा है बिल्कुल, जबरदस्त लाइन, इसमें खासकर दूसरी लाइन तो पढ़ने लायक, याद करने लायक है, चार्म्स स्ट्राइक द साइट बट मेरिट विंस द सोल, जबरदस्त लाइन, मतलब बाहरी सुंदरता हमें प्रभावित तो कर सकती है, मगर जो हमारे दिल जीतता है वो चीज क्या है, किसी की मेरिट है, यानी योग्यता है, ठीक है, यानी कि किसी की योग्यता ही हमारा दिल जीतती है, बाहरी सुंदरता से हम हो सकता है इन्फ्लुएंस हो जाए। सो ब्यूटीफुल लाइन, चार्म्स स्ट्राइक द साइट बट मेरिट विंस द सोल, स्टेटस में लगाने वाली लाइन फोटो के साथ है कि नहीं। चलो फिर आप बताओ इसमें कि रेप ऑफ द लॉक में कौन से कैंटो से है ये, तो कैंटो नंबर 5, 5 कैंटोज है रेप ऑफ द लॉक में, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलटी वालों के लिए भी हो गया, ठीक है। तो चार्म्स स्ट्राइक द साइट बट मेरिट विंस द सोल इज फ्रॉम द मॉक एपिक रेप ऑफ द लॉक, written first in 1712 and then in second 1714 it was published in 5 cantos by the great neoclassical poet Alexander Pope, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाते हैं, which was not the early English play in the, क्या कह रहे हैं, which was not the early English history play, इनमें से कौन सा हिस्ट्री प्ले नहीं है, ठीक है, देखते ही निकल रहा है आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें आंसर क्या है, इसमें कौन से नहीं है कह रहा है ना, तो राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर्स, यहाँ पर बेसिक्स भी स्ट्रांग होने चाहिए, नेट वालों को भी बता रहा हूँ, बेसिक्स स्ट्रांग नहीं करेंगे, डिफिकल्ट पढ़ेंगे, बेसिक्स नहीं आएगा तो फिर पेपर नहीं होगा कोई सा, है ना। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर इज अ कॉमेडी, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सा फैक्ट यही है कि फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है, ठीक है, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर क्या है, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, हम लोग इसको पढ़ते ही है फैक्ट बना के, ठीक है। किसने लिखी है, निकोलस उडाल, निकोलस उडाल, ठीक है, UDALL, निकोलस उडाल रोड द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ठीक है। चलिए
अब ये क्रिटिसिज्म से आगे हमारे नेट वालों के लिए, लुइस मॉन्ट्रोज ऐसे, ठीक है, शेपिंग फैंटेसीज, तो ये न्यू हिस्टोरिसिज्म का एग्जांपल है। न्यू हिस्टोरिसिज्म एक हमारा थियरी है, हम लोग पढ़ेंगे नेट में। न्यू हिस्टोरिसिज्म के ही थिंकर है लुइस मॉन्ट्रोज, ठीक है। तो 37 का आंसर ये हो गया। 38 में आते हैं, ये भी स्पेसिफिकली नेट के लिए ही है, ससूर से पूछा है, ठीक है। लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर डिफरेंस, लैंग किसको सिग्निफाई करता है बताओ, नेट वाले बताओ, ये जिसने एमए में पढ़ा है ससूरियन अप्रोच। लैंग और परोल दो दिए थे, लैंग किसको सिग्निफाई करता है? ठीक है, अगर हमारे एलटी के साथियों ने नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, मैं आप लोग को बता रहा हूं, अगर जिसने पढ़ रखा है तो उसको आंसर आना चाहिए था, एक बार भी भले ही पढ़ा हो। आंसर है इसका डी। लैंग क्या है? रूल्स को सिग्निफाई करता है, रूल्स एंड कन्वेंशंस टू ऑर्गेनाइज लैंग्वेज। और पैरोल क्या होता था बेटा? पैरोल की स्पेलिंग PAROLE, पैरोल होता है अटरेंसिस, ये है ये वाला, ए ऑप्शन क्या है इसका? पैरोल है। पैरोल इज अटरेंसिस एंड लैंग इज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, लैंग इज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। पैरोल जो हम बोलते हैं और लैंग जो हम सीखते हैं भाषा, ठीक है। चलो ससूर, अब ये आ गया भाई 5 स्टार। फिलिप सिडनी का एस्ट्रोफेल स्टेला कौन से साल में लिखा गया पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ, ट्राई करो। देखो चलो ऐसे बताओ पहले, ये पब्लिश कब हुआ, ये तो सबको याद है ना। एस्ट्रोफेल स्टेला पहला सोनेट सीक्वेंस है, सोनेट सीक्वेंस है, कब पब्लिश हुआ बताओ? 1591 में पब्लिश हुआ, बट उसने ये नहीं पूछा है पब्लिश कब हुआ, उसने पूछा है लिखा कब गया। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? याद रखना इसका आंसर है एक्चुअली जो ब्रिटानिका की वेबसाइट कहती है, ये चारों ऑप्शंस मेरे हिसाब से गलत है। ब्रिटानिका की वेबसाइट, क्योंकि और कहीं मुझे मिला नहीं, 1582 कहती है। सोर्स भी लिख लेता हूँ, ब्रिटानिका, ब्रिटानिका काफी ऑथेंटिक वेबसाइट मानी जाएगी। तो ब्रिटानिका कहती है 1582, तो ऐसे करके चारों ऑप्शंस कट कर देंगे, 1582 में लिखा गया, और जो है पब्लिश हुआ है 1591 में। जो मेन बात है वो लिखवा रहा हूँ पूरी क्लास को, कि इसमें टोटल कितने सॉन्ग्स हैं, सनेट्स हैं? 108 सनेट्स हैं, और सॉन्ग्स कितने हैं? 11 सॉन्ग्स हैं। 108 सनेट्स हैं, और लिख लेगी पूरी क्लास 11 सॉन्ग्स हैं। इसमें जो पहला सनेट है, ओपनिंग सनेट, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे कि वो पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए लिखवा दे रहा हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट सनेट, सॉन्ग नंबर 1, सनेट नंबर 1 लिखेंगे, लविंग इन ट्रूथ, लविंग इन ट्रूथ, बस इतना लिख लेंगे, ओपनिंग लाइन है सनेट नंबर 1 की, ठीक है। 40 सबके लिए इंपॉर्टेंट, स्मॉलेट, देखो स्मॉलेट कौन सा टॉपिक आ गया? फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स, तो देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है बेसिक्स में फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स पढ़ना हमारे लिए। तो फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स में द एडवेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रैंडम, तो सीधा फैक्ट है, इसको आंसर लिख लो बस, 740 का सी, 1748 में पब्लिश हुआ, 1748 में। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये हम लोग के नेट वालों के लिए है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है एक्सप्लोर करती है इनिशियल स्टेजेस के लिए, तो उसका आंसर बता रहा हूं सीधा, डी, कॉजेज ऑफ अ कल्चरल फिनोमेना, कल्चरल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज की जाती है, ठीक है। ये क्या है इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। 42 में आओ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, कम से कम नेट में ये 10 बार पूछा है हमारे, ठीक है। ये पूछ रहा है कि किसने लिखा है, एलटी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बताओ। बेसिक्स ऑफ रोमांटिक एज में बताया था, थॉमस डे क्विंसी ने लिखा है। तो साथियों रोमांटिक एज में जो ओपियम था उसको पीने का एक बहुत ही एक फैशन हो गया था, और रोमांटिक एज में ओपियम माने आप जानती हैं, जो जैसे हिंदी में चरस कहते हैं, टाइप ऑफ ड्रग। सो ओपियम को जो सबसे ज्यादा इसके इनहेल करते थे वो थे कोलरिज और एक ये थॉमस डे क्विंसी, ये तो पूरी तरह से ओपियम एडिक्ट थे, ठीक है। तो हालांकि इन्होंने इस वर्क में अपने ओपियम एडिक्शन को कैसे कॉन्कर किया, उसको ओवरकम किया, वो भी लिखा है। फाइनली इन्होंने इसको ओवरकम कर लिया था, तो बहुत ही जबरदस्त वर्क माना जाता है ये, ठीक है। थॉमस डे क्विंसी का रोमांटिक एज से क्वेश्चन है, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। क्वेश्चन 43, अ फ्यू ग्रीन लीव्स, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ओनली नेट के लेवल पर आएगा, ठीक है। और दूसरी बात,
इसके आंसर है बारबरा पिन। खाली आंसर नोट कर लेंगे, बारबरा पिन। हम कह सकते हैं कि कंटेम्पररी नॉवल, टॉपिक क्या है इसमें, कंटेम्पररी नॉवल, अभी की जो नॉवलिस्ट हैं उनसे पूछा है ये। कंटेम्पररी नॉवलिस्ट बारबरा पिन, इन्होंने लिखा है नॉवल अ फ्यू ग्रीन लीव्स। अरुण कोलातकर, ये भी यूसेट के क्वेश्चंस टाइप का क्वेश्चन है, नेट में तो पूछ ही सकता है, एलटी में नहीं पूछेगा, बट अरुण कोलातकर का जेजूरी, देखो इसको इंडियन पोइट्री में बहुत बड़ा वर्क कहा गया है। और जेजूरी मैंने बताया था, जब तुम लोग को एक बार बताया था कि जब मैं बता रहा था आपका साईं, साईं के बारे में आपने सुना ही होगा, हम लोग कई लोग साईं को बहुत मानते हैं। तो साईं जो है वो सबूरी से है, और सबूरी एक पुणे में एक जगह है, तो पुणे में ही एक और जगह है पुणे के पास, मतलब जेजूरी। तो ये मराठियों का एक तीर्थ स्थल है, ठीक है, तो ये रियल में एक प्लेस है। तो यहीं पर इन्होंने पोएट्री कलेक्शन है जेजूरी, तो स्पिरिचुअल पोएम्स हैं। और उन्होंने पूछा है कि ये कब पब्लिश हुआ था, 1974 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। इसको ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल पोइट्री कलेक्शन ऑफ इंडियन इंग्लिश बोला जाता है, ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल। तो अब ये फैक्ट सबके लिए काम का हो गया, ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल पोइट्री कलेक्शन, ठीक है, जेजूरी बाय अरुण कोलातकर। ठीक है, अरुण कोलातकर मैंने बता दिया कहाँ से हैं, मराठी हैं। जेजूरी कहाँ है बता दिया मैंने, महाराष्ट्र में पुणे के पास, ठीक है। और इस बुक को 1977 में कॉमनवेल्थ प्राइज भी मिला, ठीक है, कॉमनवेल्थ प्राइज, जो कि अब बंद कर दिए गए, ठीक है, कॉमनवेल्थ वर्ड को ही हटा दिया गया अब। चलिए, तो खैर 45 में आते हैं गाइस। अ कप ऑफ मिल्क, द रिलेशन बिटवीन कप एंड मिल्क, थोड़ा लैंग्वेज के अंदर घुस के पूछा है, आंसर बता देता हूं मैं आपको, सिंटेगमेटिक है, सिंटेगमेटिक, ठीक है, मतलब सिंटेक्स के आधार पर है। इसका मुझे थोड़ा और समझ में आना है, इसको, इस क्वेश्चन को और देखना है, बस आंसर ही ढूंढ पाया मैं, एक्सप्लेनेशन इसकी मैं उतनी डिटेल नहीं बता पाऊंगा अभी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, ये अच्छा क्वेश्चन है, वन लाइनर, सबके लिए इंपॉर्टेंट। इसको पहली डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी कहा गया इस प्ले को, तो ये याद कर लेंगे, जॉर्ज बार्नवेल, द ट्रेजेडी ऑफ जॉर्ज बार्नवेल करके है। तो आंसर नोट कर लेंगे 46 का बी, इसको क्या कहा गया है, फर्स्ट डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी कहा गया इसको, इस प्ले को। तो ये एलटी के लिए भी आ जाएगा, बेसिक बैकग्राउंड में, नेट वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है। इस पूरे प्ले का नाम क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ जॉर्ज बार्नवेल, द प्ले वॉज पब्लिश्ड इन 1731, ईयर इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज रिटन बाय जॉर्ज लिल्लो, LILLO, जॉर्ज लिल्लो ने लिखा है इसको अपने ही नाम पे, जॉर्ज बार्नवेल करके, ठीक है, याद कर लेंगे। 1731, स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ, सिंपल सा फैक्ट है, फर्डिनेंड डे ससूर, अभी पहले भी आए थे, ससूर के आइडियाज पर बेस्ड है स्ट्रक्चरलिज्म। 47 का डी। 48, 1954, वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले फॉरेनर कौन थे जिसको इंडियन सिटीजन का दर्जा मिला, फर्स्ट फॉरेनर, पहले फॉरेनर जिसको इंडियन सिटीजन का दर्जा मिला। मैं आपको हिंट देता हूं इसमें, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप लोग की जीके कितनी अच्छी है, बताओ, इन चारों में से एक ऐसा बंदा है जिसको कि ग्रेटेस्ट ट्राइबल राइटर ऑफ इंडिया कहा गया, ग्रेटेस्ट ट्राइबल राइटर्स, आदिवासियों पर लिखने वाला महानतम लेखक। हाँ, ऑनलाइन में कोई ट्राई करें, ऑफलाइन में तो नहीं आ रहा आंसर अभी। अरे भाई, फेजर ने तो, टीएस एलियट प्रभावित थे उनसे, फ्रेजर नहीं, आंसर है वेरियर एल्विन, बी इज द आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरियर एल्विन, याद रखना, इनको क्या कहा गया, भारत का ग्रेटेस्ट ट्राइबल राइटर भाई। ये नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स में रहे हैं 7-8 साल, और वहीं पर से इन्होंने, सोशियोलॉजिस्ट वाले जिनका सोशियोलॉजी है वो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इनको, ग्रेटेस्ट ट्राइबल राइटर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिसको भारतीय सरकार ने क्या वो दिया था, इंडियन सिटीजन का जो है वो दिया था, पासपोर्ट दिया था, या कह सकते हैं सिटीजनशिप दी थी, ठीक है। तो वेरियर एल्विन। 49 में आते हैं, रेमंड विलियम्स, देखो लो, अगर फिर से कल्चर स्टडीज, ये टॉपिक क्या है, कल्चर स्टडीज से है, कल्चर स्टडीज आपके इसमें पूरी एक यूनिट ही है, नेट में, एलटी वालों के लिए नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं 48 का, उन्होंने 131 कीवर्ड्स दिए हैं, कितने दिए हैं ये लिख लेना आप लोग, 131 कीवर्ड्स दिए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका आंसर है डी,
इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स दिए हैं बोला है उन्होंने, तो इंडस्ट्री, डेमोक्रेसी, क्लास, आर्ट और कल्चर, ठीक है। और टोटल कितने कीवर्ड्स दिए हैं इस वर्क में, कल्चर एंड सोसाइटी में 131 कीवर्ड्स दिए हैं। उन्होंने बोला है इन कीवर्ड्स में पूरे कल्चर को हम समझ सकते हैं, ठीक है। द टर्म सिमुलेशन एंड सिमुलक्रा, पोस्ट मॉडर्निज्म नेट वालों के लिए, पोस्ट मॉडर्निज्म एलटी में अगर ये टॉपिक है आप लोग का तो वहां भी आ जाएगा, ठीक है। सिमुलक्रा एंड सिमुलेशन, तो याद रखना बौद्रीलाल, इनको पढ़ा जाता है बौद्रीलाल, ठीक है। सी इज द आंसर, फ्रेंच है। पोस्ट मॉडर्निज्म टॉपिक आ गया, ठीक है। बौद्रीलाल लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स आ रहे हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 51 में ऑल साउंड्स, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल साउंड्स ऑफ इंग्लिश आर आर्टिकुलेटेड विथ, ध्यान से देख लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड का यूज किया गया है, बी इज द आंसर, पुल्मोनिक या पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। जब इंग्लिश में मेनली चाहे कॉन्सोनेंट साउंड्स हो या वॉवल साउंड्स हो, उनको जब हम बोलते हैं, ये वर्ड लिख लेना, एलटी में आ सकता है एग्रेसिव, ई वाला एग्रेसिव है ये। इसका मतलब होता है एयर इज पुश्ड आउट थ्रू लंग्स। जब हम बोलते हैं ना इंग्लिश में साउंड्स, ज्यादातर कैसी साउंड्स हैं, एयर इज पुश्ड आउट, इनहेल नहीं करते हम एक्सहेल करते हैं, एयर इज पुश्ड आउट थ्रू लंग्स। सो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक्स का क्वेश्चन है, टॉपिक है लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। पुल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। चलिए, इन विच ईयर, ये वाला क्वेश्चन 52 नहीं मिला मुझे, ठीक है, ये पता नहीं बहुत अंदर से पूछा है, किसी को मिलेगा तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में डाल देना, ठीक है। अलग अलग एंगल से सर्च करके भी नहीं मिल रहा है। कंफर्म है बी, ये रिफॉर्म एक्ट नहीं है, ये ड्रामा रिफॉर्म बिल है। रिफॉर्म एक्ट होता तो आपको क्या लगता है, मैं इसको कहता कि नहीं मिल रहा है जी, इतना आसान है नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में। क्वेश्चन 53 में आओ फिर अब, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज, रिसर्च वालों के लिए आ गया। एक्सप्लोरेटरी स्टडीज में मुझे इसका भी ऑप्शन नहीं मिला, ए और डी डेफिनेटली नहीं है, बी सी में डाउट है, ठीक है। तो ये आप इसको भी छोड़ देंगे, सर्कल कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी विचाराधीन है, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इट इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। 54 में आते हैं भाई, जोनाथन स्विफ्ट का द बैटल ऑफ बुक्स, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोनाथन स्विफ्ट 18th सेंचुरी के राइटर हैं, तो इनका बैटल ऑफ बुक्स क्या है, एक सटायर, इट इज अ शॉर्ट सटायर, ठीक है। इट इज अ शॉर्ट सटायर, रिलीजियस सटायर, ठीक है। जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर ट्रेवल्स वाले। 55 में आओ, फॉर द डीकंस्ट्रक्शनिस्ट मीनिंग रिजल्ट फ्रॉम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नेट वालों के लिए है ये, ठीक है। इसमें टॉपिक आएगा डीकंस्ट्रक्शन, अच्छा ये क्वेश्चन इसमें दिया ही है वर्ड डीकंस्ट्रक्शन, तो इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स यूज्ड एंड नॉट यूज्ड, ठीक है। इसका आंसर नोट कर लो, 55 का डी, डीकंस्ट्रक्शन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। 56, जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बताओ लेटर के फॉर्म में किसके लिए लिखी, किसको एड्रेस करी थी, तो जीके का क्वेश्चन है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, भारत एक खोज, यस, सी इज द आंसर, हिज डॉटर इंदिरा, इंदिरा गांधी जी को एड्रेस था। और ये लिखा कब था इन्होंने, 1934 में पब्लिश हुआ है वर्क, और इसमें सीरीज ऑफ 196 लेटर्स हैं जो इन्होंने जेल से लिखे थे। कहाँ से लिखे थे, जेल से। ये अलग अलग जेल में थे इस समय, और अपने जेल से अनुभवों को लिखा था 196 लेटर्स में, ठीक है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसी से भारत एक खोज, फिर एक टीवी डॉक्यूमेंट्री भी आई बहुत फेमस, ठीक है। 57, कास्ट, अब इस वर्ड को हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। कई लोग हायरार्की हायरार्की बोलते हैं, मैं भी यही बोलता था पहले, ठीक है। अब क्या बोला जाता है इसको, हायरार्की, अब क्या नहीं, मतलब इसको सही तरीके से बोला जाएगा हायरार्की। सो कास्ट हायरार्की एंड जेंडर हायरार्की में आजकल प्रोनाउंसिएशंस पे बहुत वर्क कर रहा हूँ, तो हायरार्की हिंदी में लिख दिया आपके लिए, ठीक है। दिस इज द फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें सीधा आंसर बता रहा हूं मैं, ये उमा चक्रवर्ती ने दिया है एक टर्म, ये नेट वालों के लिए, ब्राह्मणिकल, ब्राह्मण से बना ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की या पेट्रियार्की, ठीक है। तो 57 का बी, टॉपिक क्या कहेंगे अगर आप इसको, तो टॉपिक कहेंगे सर पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म,
ठीक है, चलो। पीएम नित्यानंद नॉवल लॉन्ग लॉन्ग डे, वन लाइनर टाइप का है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर सीधा बता रहा हूँ, कैंपस नॉवल 58 का डी है। कैंपस नॉवेल्स क्या होते हैं? जिसमें कॉलेज सेटिंग्स होती हैं, जिसमें कॉलेज का एटमॉस्फेयर होता है, कॉलेज के एनवायरनमेंट में नॉवल को सिचुएट किया जाता है, कॉलेज सेटिंग्स लिख सकते हो आप उसको कैंपस नॉवल से। टॉपिक का नाम है कैंपस नॉवल, ठीक है भाई। ये वाली पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, 5 स्टार। ब्राउनिंग की पोएम माई लास्ट डचेस में एमए में सभी ने पढ़ी होगी, बीए में भी पढ़ी होगी। माई लास्ट डचेस का नरेटर कौन है बताओ? कितनी कम आवाज? द ड्यूक ऑफ फेरेरा। द ड्यूक ऑफ फेरेरा इज द नरेटर ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ ब्राउनिंग, माई लास्ट डचेस। ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है ड्यूक ऑफ फेरेरा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है बेटा? नहीं, सही चल रहा हूं मैं? 60, अच्छा। A woman is not born but made. साइमन डे बोवोर, जो भी बोलते होंगे, ठीक है। साइमन डे, अभी मुझे इनका लास्ट नेम नहीं आ रहा है, फ्रेंच में बड़ा गच्चा खा जाते हैं, इंडियन में बोले तो बिवोर बोल देंगे कुछ ऐसा। साइमन डे बोवोर, ठीक है। 1949, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, सेकंड सेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। जहां पर उन्होंने बोला था वुमेन इज, ठीक है, नॉट बॉर्न। यहाँ पर इसी तरीके की लाइन एक और भी मैंने आपको कोटेशन दी थी, ठीक है। चलिए, ये फेमिनिज्म टॉपिक क्या आ गया, नेट वालों के लिए भी हो गया है, फेमिनिज्म। फेमिनिज्म टॉपिक से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। व्हाट शुड बी द रिसर्चर, रिसर्च से आ गया। फॉर फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम ही मस्ट रिव्यू द रेलेवेंट लिटरेचर, 61 का आंसर ये हो गया, ठीक है। निराज सी चौधरी का ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना गया है। इसमें क्या है इनका, मेमोरी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को दिखाया इन्होंने। 62 इंपॉर्टेंट लिख लेना थोड़ा सा। इसको क्या कहा गया है? ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफी कहा गया है इंडियन लिटरेचर में। सभी एलटी वालों के लिए भी, नेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वर्क को ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफी इन ILE, इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 62। फिर उसके बाद फर्स्ट अमेरिकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिकन ड्रामेटिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज बताओ। आज भी जिक्र हुआ था क्लास में, यूजिन ओनेल। यूजिन ओनेल मॉर्निंग क्लास में भी हल्का सा बताया था, फर्स्ट ग्रेट अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हैं। 1936 नोट कर लेना, 1936 में बेटा इनको नोबेल प्राइज, द हेरी एप वाले, यूजिन ओनेल, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन इन दिस पेपर, पोप कौन सी एज को बिलोंग करते हैं? नियो क्लासिकल एज, ठीक है। तो पोप का इसका आंसर हो गया नियो क्लासिकल एज, ठीक है। 64 हो गया। 65, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश आर क्या है? प्रोड्यूस्ड विद, ठीक है। तो अब ये याद रखना, जो इंग्लिश वॉवल्स हैं उनके लिए लिंग्विस्टिक्स में है क्वेश्चन, ओपन अप्रोक्सीमेशन एक टर्म दिया जाता है। ओपन अप्रोक्सीमेशन मींस हाफ हमारा ओपन होता है माउथ, हाफ क्लोज होता है जब हम इंग्लिश वॉवल्स को प्रोनाउंस करते हैं, तो उसको लिंग्विस्टिक्स की भाषा में ओपन अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, ठीक है। 65 का आंसर हो गया सी। 66 का आते हैं, यूजिन ओनेल का एक और प्ले क्वेश्चन आ गया। यूजिन ओनेल का कौन सा प्ले है जो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म की साइकोलॉजी को एक्सप्रेस करता है? तो याद रखना, एम्परर जोन्स। ये थोड़ा अंदर से आया है, 66 का आंसर है सी, ठीक है। 67 में आते हैं, नेगेटिव कैपेबिलिटी, वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चंस गाइस, जॉन कीट्स। नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स, a great romantic poet, surgeon poet, in the year 1817 in one of his letters, ठीक है। महात्मा गांधी set to the task of making himself an English gentleman, ठीक है, in which country? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में उनके अर्ली लाइफ स्पेंट है। 68 का सी हो गया। 69, स्कॉलिस्टिक फैमिलियल रिलीजियस पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन वेरियस एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस, ये नेट वालों के लिए है। एल्थुजर, एल्थुजर बोले तो मार्क्सिज्म से पूछा है क्वेश्चन, मार्क्सिस्ट थियरी से। एल्थुजर का, एल्थुजर को अंडरलाइन कर लेंगे आप। एल्थुजर की एक टर्म है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, देखो वहां भी आए थे फूको में ये वर्ड,
तो 69 का सी लिख लो फिलहाल। 70 फ्रेंड्स फैनन पोस्ट कोलोनियलिज्म से आए हैं। फ्रेंड्स फैनन कौन सी थियरी के हैं? पोस्ट कोलोनियलिज्म के ही हैं, तो ये तो थियरी में भी आ गया। इनका ज्यादा फेमस वर्क आप लोग ने एमए में पहले जो पुराने समय में जिन्होंने किया हो, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, फ्रेंड्स फैनन, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च? टू एडवांस द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज। तो 71 का फंडामेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है बेसिक लेवल। तो 71 का डी। हु रोट द जंगल बुक? रुडयार्ड किपलिंग। बेसिक सा क्वेश्चन है, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग पे देखो कंपटीशन में कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। 1894 लिख लेना जंगल बुक का ईयर, ठीक है। इसमें सेंट्रल कैरेक्टर लिख लेना मोगली। मोगली एक ऐसा बच्चा जिसको कि जो है जंगल में वोल्फ्स ने पाला होता है, ठीक है। मोगली, MOWGLI। रुडयार्ड किपलिंग इज द फर्स्ट राइटर टू विन नोबेल प्राइज इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। सलमान रश्दी का नॉवल शेम, शेम ये पॉलिटिकल सटायर है पाकिस्तान पर, तो उसका आंसर बी है, सी है, सी। 73 का आंसर सी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम देखें 74, Who among the following poets wrote When Lilacs Last in the Dooryard Bloom? वॉल्ट विटमैन, ठीक ही हो गया। वॉल्ट विटमैन ने लिखा है, और वॉल्ट विटमैन बार्ड ऑफ अमेरिकन पोइट्री है, ठीक है। वॉल्ट विटमैन किसकी डेथ पे लिखा है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन द अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज assassinated in a sensational manner। तो अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखा है। चलिए 75 में आते हैं। WH क्वेश्चन ये कल ही पूछ लिया था मैंने ऑनलाइन ग्रुप्स में भी। इंग्लिश में जब WH, अच्छा ये दूसरा पूछा था मैंने। WH क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनकी टोन क्या होती है? फॉलिंग टोन कहते हैं उनकी टोन। एंड में मतलब जो है स्ट्रेस कम जाता है, स्टार्टिंग में स्ट्रेस ज्यादा होता है। WH क्वेश्चंस को फॉलिंग टोन वाले क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। 76 थिएटर ऑफ द हिंदूज, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है बेसिक्स ऑफ इंडियन ड्रामा से। याद रखना H विल्सन ने लिखा है वर्क, थिएटर ऑफ द हिंदूज, ठीक है। 1827 में लिखा है वर्क, और इसमें कितने प्लेज हैं इन्होंने लिखे हैं? 6 संस्कृत प्लेज, 6 संस्कृत प्लेज पर लिखा है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करते रहना है, लास्ट लास्ट में थोड़ा सा एनर्जी मैं देख रहा हूँ कम हो रही है। 77 मिथ क्रिटिसिज्म। मिथ क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद नॉर्थोप फ्राई, नेट वालों के लिए है। नॉर्थोप फ्राई मिथ क्रिटिसिज्म कैनेडियन क्रिटिक है। साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म का ये क्या है? सब ग्रुप है। साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म या साइको एनालिसिस लिख सकते हो, नेट वाले लिख लेंगे साइको एनालिसिस के अंदर से आया, ठीक है। उसके बाद अ सेल्फ विल्ड गर्ल, 5 स्टार क्वेश्चन। अ सेल्फ विल्ड गर्ल हु अटेंडेड लंदन एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज फॉर 3 years came without a degree and later became a famous poet। कौन है बताओ, ट्राई करो। आंसर इज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू याद रखो, लंदन में किंग्स कॉलेज, लंदन में भी पढ़ी, किंग्स कॉलेज, कॉलेज के नाम के साथ बता रहा हूँ ये फैक्ट। और कैम्ब्रिज में मैंने पढ़ा रखा है तुम लोग को, गर्टन कॉलेज, MCQs कराया था एक बार। गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिज में भी पढ़ा, मगर दोनों जगह से यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली इन्होंने। सरोजनी नायडू, ठीक है, द ग्रेट सरोजनी नायडू, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा टेक्स्ट है एडवर्ड सैड ने जो इंपीरियलिज्म में बोला है कल्चरल इंप्लुएंस? ये नहीं मिला मुझे, 79 नहीं मिला, ठीक है। तो ये आप छोड़ देंगे, इसको सर्कल कर लेंगे। 80 आ जाओ नेट वाले। ग्रीन स्टडीज को और क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है नेट के लिए, अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो। ग्रीन स्टडीज को इको क्रिटिसिज्म कहते हैं, इको क्रिटिसिज्म कहते हैं क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज होती है, ठीक है ना। तो 80 हो गया। अब 81 से 84 ये क्या है? अनसीन पैसेज है, और इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं, 81 का आंसर, ठीक है। तो देख लेंगे सारे बच्चे 81, खाली बस आंसर टिक, क्योंकि आप लोग ने पढ़ा नहीं है ये ऑब्वियसली। हाँ, तो व्हाट मेक्स वेवरले विजिट द हाईलैंड? हिज रोमांटिक डिस्पोजिशन, 81 का बी। हु सेव्स वेवरले फ्रॉम गोइंग टू प्रिजन? 82 का सी। व्हाट इज द सक्सेस ऑफ द वेवरले ड्यू टू स्कॉट्स कैरियर? तो 83 का आपका हो गया ए, ही टर्न डिसाइसिवली फ्रॉम पोइट्री टू फिक्शन, ठीक है। और 84 में मीनिंग ऑफ द वर्ड, ये इसका बताओ तो जरा, LT वाले भी बताओ।
एनोनिमस का मतलब क्या होगा, सभी बताओ। हाँ, तो ऑप्शन में क्या होगा, अननोन ओरिजिन होगा, यूनानिमस होगा। हाँ बिल्कुल, ये यूनानिमस में फंस सकता है कोई भी बच्चा ना। यूनानिमस का मतलब होता है एग्रीइंग विद, हाँ सेम ओपिनियन, तो ये नहीं होगा। आंसर है डी, अननोन ओरिजिन, एनोनिमस। ठीक है। व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ रिसर्च, क्यूरियोसिटी फॉर अननोन, 85 का सी। सलमान रश्दी का द जैगुअर स्माइल, देखो सलमान रश्दी पे किसी भी लेवल पर आ जाएगा क्वेश्चन, याद रखना, इनका ट्रेवलॉग सीरीज है ये। जैगुअर स्माइल, जैगुआर होता है ना निकारागुआ, निकारागुआ करके एक कंट्री है ना सेंट्रल अमेरिका में। तो 87 वीएस नायपॉल का द मिस्टिक मैसूर, ट्रिनिदाद, कैरेबियन नॉवल। वीएस नायपॉल का द मिस्टिक मैसूर इज सेट इन ट्रिनिदाद। फिर उसके बाद 88, ये आ गया भैया एलटी वालों के लिए, बताओ इनमें से कौन सी पोएम जॉन डन ने नहीं लिखी है। देखते हैं क्या कहते हैं सारे बच्चे। हाइम टू क्राइस्ट लिखी है। आंसर है, देखो इसमें सी और डी में ही तुक्का लेना था, सी है इसका आंसर, सी नहीं लिखी है। द डेफिनेशन ऑफ लव, उसने पूछा कौन सी नहीं लिखी है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लव किसने लिखी है, फिर एंड्रू मार्वल ने लिखी है। किसने लिखी है, एंड्रू मार्वल ने। तो ये आप याद रखना, गुड मॉरो तो उनकी फेमस पोएम है ही डन की। एक्सटेसी भी मैंने लिखवाई है अपने नोट्स में, ये वाली नहीं लिखा है, इसको ऐड कर लेना। इस वर्ड को हम लोग गलत बोलते हैं, हाइम हाइम बोलते रहते हैं। हिम है ये, हिम। क्या है, हिम, HYMN, हिम। जहां प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है वहां हिंदी में ही लिख दिया करो। मामला ये है कि और के सामने बेइज्जती ना हो, ठीक है, भले ही यहाँ हिंदी लिख लें कोई बात नहीं, हिंदी वैसे भी हमारी राष्ट्रभाषा। तो हिम, इट्स प्रोनाउंस्ड एज हिम, नॉट हाइम, ठीक है। चलो, हाइम माने, या सॉरी हिम माने भजन, ठीक है। देखो आदत तो भाई है ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। चल, हाँ बस बस वही बात, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट सेलेक्ट द ऑथर। ये वाला क्वेश्चन भी 89 में मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला, ठीक है। 3-4 क्वेश्चंस आंसर की के साथ ही निकलेंगे, तो ये मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला 89 का। 90 में आते हैं, कार्डिनल वॉल्स डैनियल जोन्स ने दिए हैं, कितने दिए हैं टोटल, 8 दिए हैं। तो कार्डिनल वॉल्स 8 होते हैं लिंग्विस्टिक्स में, ये खाली आंसर लिख लेना 90 का, 8 डी हो गया। 91 लिबरल ह्यूमनिज्म, ये नेट वालों के लिए है। लिबरल ह्यूमनिज्म ये मानता है कि इंडिविजुअल क्या है, यूनिफाइड है और सेल्फ डिटरमाइनिंग है, तो सी कर लेना, लिबरल ह्यूमनिज्म। ये भी एक छोटा सा मूवमेंट है हमारे थियरी में, 91 का सी। 92 हु रोट लिटरेचर एंड डॉगमा, बताओ। मैथ्यू आर्नल्ड, मैथ्यू आर्नल्ड, ठीक है, ये क्रिटिसिज्म से लिख लेना टॉपिक। फिर उसके बाद 93 इंडिया रिकॉल्ड, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया रिकॉल्ड। देखो इंडिया रिकॉल्ड फिर से इन्होंने इन्हीं से पूछ लिया, कोर्नेलिया सोराबजी। फर्स्ट क्वेश्चन में भी तो आई थी है, वही है ना। लॉयर एंड सोशल रिफॉर्मर, फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट, पहला क्वेश्चन याद करो। एडवर्ड साइड टॉक्स अबाउट, अभी अभी बताया था इनका वर्क भी, ओरिएंटलिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म से आगे। 94 का ए नेट वालों के लिए। 95 आते हैं भाई, 95 देखो सिंग सॉन्ग, ये क्वेश्चन सूरज भाई ने पूछा था आई थिंक सेल्फ हेल्प में। सिंग सॉन्ग 5 स्टार क्वेश्चन, सिंग सॉन्ग क्या हो रहा है इसमें। देखो अगर थोड़ी आपके पास ऊर्जा बची है समझने की तो बताता हूं, मेरे पास तो बची है समझाने की। तो देखते हैं रीडुप्लीकेशन। देखो रीडुप्लीकेशन में जब दो फिनीम्स एक साथ आ जाते हैं, डबलिंग ऑफ फिनीम्स, सॉरी मॉर्फीम्स, मॉर्फीम्स जब वर्ड के दो तरीके के सिमिलर वर्ड, जैसे सिंग और सैंग, सिंग और सॉन्ग, सिंग से ही तो बना सॉन्ग, सिमिलर टाइप के वर्ड जब एक साथ लिख दिए जाए तो उसको कहते हैं रीडुप्लीकेशन। ध्यान से समझे, मॉर्फीम और वर्ड के बीच में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। मॉर्फीम और वर्ड दोनों ही किसकी यूनिट है, मीनिंग की, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। मॉर्फीम कोई भी वो यूनिट है मीनिंग की जो कि मिनिमम यूनिट है, इसमें तुम्हारे ग्रामेटिकल फंक्शन भी आ जाते हैं मॉर्फीम में। जैसे मैंने बताया था AL LY ED फॉर्म्स, ये सब मॉर्फीम हो जाएंगे, लेकिन वर्ड अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, तो मैंने क्या लिखा है, डबलिंग ऑफ मॉर्फीम।
तो यानी कि ये वर्ड सिंग है, तो सिंग का ही तो हम कह सकते हैं सॉन्ग क्या है, नाउन। जैसे सिंग क्या है, सिंग वर्ब है, सिंग क्या है, वर्ब है। और सिंग से अगर तुम कहोगे कि सर नाउन बनाओ तो तुम क्या कहोगे, सर क्या बना, सॉन्ग। तो ये जो दोनों का रिलेशन है, ये रिलेशन हम क्या कहेंगे, मॉर्फीम्स का रिलेशन है। और ऐसे में जब डबलिंग ऑफ मॉर्फीम्स हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, रीडुप्लीकेशन। अब कभी कभी सेम वर्ड भी हो जाता है रिपीट, तो वो भी रीडुप्लीकेशन है। सेम वर्ड भी तो हो सकता है रिपीट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ठीक है, जैसे कई लोग बोल देते हैं, वैसे तो गलत है, स्लोली स्लोली। अब स्लोली स्लोली दो वर्ड आ गए, तो दैट इज ऑल्सो रीडुप्लीकेशन। ठीक है, चलिए, इन विच प्ले फ्रेंच ड्रामेटिस्ट जीन, इसका नाम, इनका नाम लिखा था मैंने, ठीक है, अनुई, जीन अनुई, ठीक है। अनुई मॉडर्नाइज द ग्रीक मिथ, तो इसमें है एंटीगॉन, ये एक प्ले है, ठीक है, एंटीगॉन, ये एक प्ले है, 1944 में आया है, ठीक है। तीन क्वेश्चन और, स्टडिंग अ टेक्स्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द आउटसाइड इन्फ्लुएंस, तो आउटसाइड इन्फ्लुएंस को जब हम नहीं लेते तो ऐसे टेक्स्ट की रीडिंग को क्या कहते हैं गाइस, फॉर्मलिस्टिक क्रिटिसिज्म। बस खाली आंसर लिख लो अभी, फॉर्मलिस्टिक क्रिटिसिज्म 97 का डी। 98, ये वाला क्वेश्चन भी घुमावदार है, बहुत लंबा सा, मुझे इसके लैंग्वेज भी समझ में नहीं आया, इसमें नॉट श्योर लिखा है मैंने, है ना। तो चौथा पांचवा क्वेश्चन है जो नहीं निकला है क्लियरली। 99 आते हैं, स्पेंसर का एपिथेलेमियन, 5 स्टार क्वेश्चन, इट्स अ वेडिंग सॉन्ग और वेडिंग हिम, ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। हाँ, इसके लिए मैंने एक और वर्ड दिया था आपको, नप्शिल, नप्शिल सॉन्ग, मैरिज सॉन्ग के लिए, ठीक है। और आर के नारायण का पहला नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स कहाँ पब्लिश हुआ है, सॉरी कब पब्लिश हुआ है, 1935 में, 1935 में लंदन में पब्लिश हुआ है। कहाँ पब्लिश हुआ है, लंदन में। हैमिल्टन ने इसको पब्लिश किया है, हैमिल्टन पब्लिशर का नाम भी लिख लो, लास्ट फैक्ट है क्लास का, हैमिल्टन पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया लंदन में 1935 में, आर के नारायण का पहला नॉवल, जिसमें मालगुडी का जिक्र हुआ है, बहुत फेमस मालगुडी, ठीक है। तो ये था साथियों आज का हमारा प्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे, ठीक है, इसको नोट कर लो, थैंक यू।